92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कंचन पंत की लिखी कहानी ये दूरियां, बिना किसी एड ब्रेक के। शाम पूरी तरह घिरी नहीं थी अभी। लाइट ऑन न होने पर भी कमरे में काफी उजाला था। मैं सोफे पे औंधी लेटी एक किताब में डूबी हुई थी। दरवाजे के बाईं ओर रखी मेज पे सजा म्यूजिक सिस्टम लता मंगेशकर के गाने सुना रहा था। हाथ में पसंदीदा लव स्टोरीज और बैकग्राउंड में बजते मीठे गाने। खुद को जन्नत में महसूस करने के लिए मुझको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। शादी के कोई 20-22 दिन बाद आज पहली बार इस तरह पढ़ने का मौका मिला था, इसलिए पता ही नहीं लगा कि कब दोपहर से शाम हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो मैं कहानियों की दुनिया से हकीकत की जमीन पे धम से आ गिरी। कौशल ही होंगे, मैंने सोचा और अपनी नजरें कमरे में चारों ओर दौड़ाईं। सोफे के बगल वाली साइड टेबल पर चाय के 3 खाली कप लाइन से रखे हुए थे। कुशन सोफे पर इधर उधर बिखरे हुए थे और मेरा शॉल मेज पर था। मैंने जल्दी से कुशन ठीक किए, कप दौड़ के किचन में रखे और शॉल लपेटती हुई दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा खोला तो सामने कौशल ही थे। मुझे देख के वो धीमे से मुस्कुराए। जवाब में मुझे भी मुस्कुराना पड़ा। कुछ अंधेरा नहीं है कमरे में? कौशल ने शायद मुझसे जवाब मांगने के लिए ये सवाल नहीं पूछा था, इसलिए मैंने जवाब दिया भी नहीं। उन्होंने एक एक करके कमरे के 3 बल्ब जलाए और म्यूजिक सिस्टम की आवाज कम कर दी। बोर तो नहीं हुई दिन में? वो अपने जूते उतारते हुए बोले। दिन भर तो नहीं, बोर तो आपके आने के बाद हो रही हूं, मैं कहना चाहती थी, लेकिन सिर्फ ना में सर हिला दिया और उनके हाथ से बैग लेते हुए पूछा, आप चाय पियेंगे या कॉफी? पूछना हालांकि औपचारिकता ही थी। पिछले 1 महीने में कौशल को मैंने कॉफी के अलावा कुछ पीते देखा नहीं था। कौशल की जिंदगी एक बंधे बनाए ढर्रे पे चलती थी। सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, अब ऑफिस, अब टीवी पे न्यूज। कभी कभी मुझको लगता था कि वो सांसें भी गिन के लेते थे। कोई इंसान इतना नीरस कैसे हो सकता है? ये घर घर ना होके कोई सजा धजा स्टोर लगता था, जैसे हर चीज अपनी जगह पे गोंद से चिपका दी गई हो। कपड़ों की अलमारी इतनी व्यवस्थित होती है कि अपने कपड़े उनकी अलमारी में रखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई अब तक। मेरे ज्यादातर कपड़े अब भी मायके से मेरे साथ आए सूटकेस में रखे हुए थे। कौशल अपने जूते उतार के शूराक में रख रहे थे और मेरी नजर शूराक के बगल में उल्टी पड़ी मेरी सैंडल पे टिकी थी। वो जैसे ही शूराक के सामने से हट के बाथरूम गए, मैंने झट से अपनी सैंडल उठा के शूराक में रख दी। कॉफी बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर में हम दोनों सोफे पे बैठे कॉफी पी रहे थे। हालांकि कॉफी मुझको खास पसंद नहीं थी। कौशल की नजरें कॉफी पे गड़ी हुई थी। बीच बीच में वो मुझको देख के मुस्कुरा देते। ट्रेन में मिले 2 अजनबियों की तरह हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। दोनों बात करना चाहते थे, पर दोनों ही नहीं चाहते थे कि बात शुरू करें तो कहां से, और बात करें तो क्या। दिन भर में ठीक रहती थी, पर कौशल के घर लौटते ही पता नहीं कहां से एक उदासी मेरे जहन पे छा जाती। हमारे बीच एक अनकही सी खामोशी थी और उसकी वजह से मेरी जिंदगी शादी के 3 हफ्ते बाद ही बोझिल बनती जा रही थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कौशल और मेरी अरेंज्ड मैरिज थी। इतनी अरेंज्ड कि शादी से पहले उन्होंने मुझको देखा तक नहीं था। कभी कभी तो मुझको लगता था कि उन्होंने शादी के बाद भी मुझको ढंग से नहीं देखा था। निधि, मुझे ज्यादा बात करना नहीं आता। लड़कियों से बात करना तो बिल्कुल नहीं आता, पर अभी तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो इसको चलाओ। शादी के अगले दिन कौशल ने बहुत झिझकते हुए मुझसे कहा था। पता नहीं क्यों मुझको अच्छा नहीं लगा था उनका यह कहना। मेरे लिए शादी कोई जादुई नगरी थी जिसमें सिर्फ खुशियां थीं, सिर्फ घूमना फिरना था, छेड़खानियां थीं। सुबह देर से अलसाते हुए उठना, तकिए की टेक लगा के बिस्तर में बैठ के चाय पीना, थोड़ा पागलपन, थोड़ी लापरवाही। लेकिन कौशल तो बिल्कुल इसके उलट थे। सीधे साधे, वक्त पे सोना, वक्त पे जगना, हर चीज सलीके से बिल्कुल सही जगह पे रखना। कभी कभी चिढ़ के मारे मैं उनका या अपना सामान जानबूझ के इधर उधर रख देती थी, पर थोड़ी देर बाद देखती तो कौशल उस चीज को अपनी पुरानी जगह पे रख चुके होते थे। उनका इतना ज्यादा परफेक्ट होना मुझको बहुत अखरता था। लगता था मैं अपने पति के साथ नहीं, किसी रोबोट के साथ रह रही हूं। मैं इंसान थी, मैं पत्नी थी और सबसे ज्यादा मैं एक औरत थी।
कौशल की बेरुखी मुझको अंदर तक छलनी कर रही थी। कौशल का अंदाज मेरी पढ़ी हुई किसी भी रोमांटिक नॉवल के नायक जैसा नहीं था। उनके बात करने का ढंग मेरे सपनों में आने वाले किसी भी राजकुमार जैसा नहीं था। शादी के बाद किसी का हो जाने वाले जैसा भाव उनकी आंखों में मुझको नहीं दिखाई देता था। उस घर को अपने हिसाब से चलाना तो दूर, मैं खुद को उस घर का हिस्सा तक नहीं मान पा रही थी। धीरे धीरे शादी के 2 महीने हो गए थे और मुझको लग रहा था कि जिंदगी जैसे एक ढर्रे में बंध गई है। कोई रंग नहीं था जिंदगी में। क्या कौशल को कभी नहीं मन करता होगा मुझको घुमाने का, लोगों की नजर बचा के धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेने का? मुझको लग रहा था इस घर में मेरा दम घुट जाएगा। मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी। कई बार बिना बात के गुस्सा भी हो जाती, लेकिन कौशल ने पलट के कभी कुछ नहीं कहा। कौशल की ये शालीनता, उनके मैनर्स मुझको और चिड़चिड़ा बना रहे थे। मैं उनसे लड़ना चाहती थी, उनको बताना चाहती थी कि मेरी जिंदगी उनके साथ बर्बाद हो रही है, पर वो सामने आते तो कुछ कहते नहीं बनता। कौशल बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बिगड़ा हुआ ही सही पर जिंदा दिल शख्स चाहिए था। देर से लौटे उस दिन कौशल। मैं कुछ देर तक उनके इंतजार में इधर उधर टहलती रही, फिर आधी सोई आधी जागी सोफे पे ही लेट गई थी। देर रात को दरवाजा खुलने का खटका हुआ। नींद तो मुझको आई नहीं थी, लेकिन जानबूझ के सोने का नाटक किए लेटी रही। दरवाजा खोल के कौशल दबे पांव अंदर आए, फिर लाइट जलाए बिना बेडरूम में चले गए। मैं उठ के बैठने ही वाली थी कि फिर उनके पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से पलकें मूंद ली। तभी मुझे अपने शरीर पे कंबल की गर्माहट का एहसास हुआ। कौशल ने बड़े जतन से मुझको कंबल उड़ाया, मोटा कुशन मेरे सर के नीचे से निकाल के तकिया का सहारा दिया और धीरे से मेरे बालों पे हाथ फिरा दिया। मुझको लगा जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूं और कौशल मुझको थपकी देके सुला रहे हों। थोड़ी देर मेरे सर पे हाथ फेरने के बाद कौशल बगल के सोफे पे बैठ गए और फिर जाने कब वहीं बैठे बैठे सो गए। उस रात मुझको कौशल में दूसरे का ख्याल रखने वाले पति की झलक दिखाई दी थी, लेकिन सुबह होते ही वो फिर वही बन गए थे जो वो थे, एक भावना शून्य नीरस इंसान। उन्हें देख के रह रह के एक ही सवाल जहन में आने लगा था, काश मैंने पापा की बात मानने के बजाय अपने दिल की बात मानी होती, रोहित से शादी कर ली होती। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रोहित कॉलेज में मुझसे 4 साल सीनियर था। बेहद स्मार्ट, बेहद हंसमुख और गजब का आत्मविश्वास रहता था उसके चेहरे पे। फर्स्ट ईयर की फ्रेशर्स पार्टी में जब मुझे मिस फ्रेशर्स का अवार्ड मिला, तो मिस फ्रेशर्स चुने जाने से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि यह अवार्ड मुझको रोहित बहल के हाथों मिला। उसी रोहित बहल के हाथों जिसने कॉलेज के पहले दिन मुझको रैगिंग से बचाया था, जो औरों की तरह होके भी औरों से बहुत अलग था, औरों से बहुत आगे था। आते जाते अगर कभी रोहित मुझको दिख जाता तो मैं फ्रीज होके उसको देखने लगती थी। दिन भर उसी की बातें करती रहती, उससे बात करने के बहाने ढूंढती रहती। उस दिन पार्टी में जब अपनी लिखी हुई कविता पढ़ रही थी तो रोहित गौर से मुझको देख रहा था। अवार्ड देते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया और मेरे कान में कुछ बुदबुदाया, कल सुबह कॉफी शॉप। रोहित के कहे इन चंद शब्दों को मैं अगली सुबह तक बार बार रिवाइंड करके सुनती रही और अगले दिन सुबह मैंने खुद को कॉफी शॉप में रोहित का इंतजार करते हुए पाया। रोहित का साथ पाके मैं तितली की तरह उड़ने लगी थी। उसकी महफिलों को हिला देने वाले किस्से, कानों में मिश्री की तरह घुल जाने वाली उसकी बातें, अकेले में भी मेरे होठों पे मुस्कुराहट ले आने वाली उसकी शरारतें। रोहित धीरे धीरे मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पापा को उसके बारे में बता ही दिया। पापा ने हैरानी से मेरी ओर देखा। उनके चेहरे पर गुस्से की परत जम गई थी, पर पापा ने खुद को संभाला। कल तक उनकी गोद में खेलने वाली बेटी आज सच में बड़ी हो गई थी। घर पे बुलाओ उसे। पापा ने जैसे रोहित को नहीं, मेरी खुशियों को घर आने का निमंत्रण दिया था। सपने क्या ऐसे पूरे होते हैं? शायद ऐसे ही पूरे होते होंगे। उस दिन रोहित को अपने परिवार के साथ मेरे घर आना था। मैं खुशी और घबराहट के बीच की किसी दुनिया में गुम थी। सुबह से 3 बार कपड़े बदल चुकी थी, पर हर बार लगता था जैसे कुछ कमी रह गई हो।
लेकिन रोहित अपने परिवार के बजाय एक दोस्त को साथ लेके आया था। अंकल डैड ने मेरे लिए लड़की पसंद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे को दी है, और मैं तो कब से आपकी बेटी को पसंद कर चुका हूं। रोहित ने कनखियों से मुझको देखते हुए कहा तो शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। वो पापा के सामने बिल्कुल नहीं डर रहा था, बल्कि पापा ही थोड़ा चुप चुप से लग रहे थे। रोहित जिस तरह से पापा को मना रहा था, मुझे यकीन हो गया था कि पापा शादी से इनकार कर ही नहीं सकते। 1 घंटे बाद वो चला गया। मैंने जवाब की तलाश में पापा की ओर देखा। निधि, एक और चाय पिला दे बेटा, पापा ने कहा तो मुझे मन मार के रसोई में जाना पड़ा। एक बार चाय देने के बहाने से, फिर खाली कप उठाने के बहाने से, उसके बाद टेबल पर बिखरे हुए सामान को हटाने के बहाने से मैं पापा के आसपास मंडरा रही थी। पर पापा ने रोहित के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। रोहित को आके गए हुए 2 दिन गुजर गए थे। तीसरे दिन शाम को मैं अपने कमरे की खिड़की पे उदास